नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास गोला बारूद पार्ट 10। इसका मतलब अगर वे ना मरते तो ग्रेनेडों के दम पर वहाँ खासी तबाही मचा देते। अर्जुन नाथ सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। तो मेटाडोर वैन पेड़ों के झुरमुट में नहीं थी? खेड़ा ने पुनः क्षीण स्वर में कहा। नहीं। अर्जुन नाथ की आंखें खेड़ा के चेहरे पर जा टिकी। आपको गोलियां किसने मारी? खेड़ा की आंखों में जैसे जलजला सा उभरा। कविता कविता देसाई ने। अर्जुन नाथ के होठों में कसाव उभर आया। और सोने वाली वैन वैन भी कविता ले गई? जाहिर है। अर्जुन नाथ का चेहरा चट्टान की भांति कठोर हो गया। खेड़ा साहब, अर्जुन नाथ ने कहा, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। खेड़ा ने क्षीण स्वर में उसकी बात काटी। अर्जुन नाथ खामोश हो गया। मुझे ठीक होने में कुछ दिन तो लगेंगे, तब तक तुम देखो बाहर क्या हो रहा है। अर्जुन नाथ ने सहमति में सिर हिलाया और नर्स को वापस कमरे में बिठाकर खुद बाहर निकल गया। खेड़ा ने आंखें बंद कर ली। देवराज चौहान, जयंत कुमार और शंकर नाग ने चंद घंटों की नींद ली। जयंत का घर ही उन्हें सुरक्षित लगा था और कोई भी जगह उनकी निगाह में नहीं थी। जब आंख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। देवराज चौहान तैयार हुआ। जयंत नाश्ता बाहर से ले आया। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जयंत कुमार ने उसे देखा। डाबर वागले से फोन पर बात करूंगा। सोना तो अब तक उसे मिल चुका होगा। देवराज चौहान ने कहर भरे स्वर में कहा। अगर वे जुबान के पक्के हैं तो जगमोहन को आजाद कर देंगे। और 20-20 करोड़? शंकर नाग के होठों से निकला। उसकी भी बात होगी, सारी बात होगी, एक साथ ही होगी। अगर खुराना बीच में न आया होता तो सब ठीक रहता। हाँ, तब तो हालात का नक्शा ही कुछ और होता। देवराज चौहान के दांत भिंच गए। लेकिन अब भी नक्शा मेरी पसंद का ही बनेगा, क्योंकि डाबर बागले की शर्त मैं पूरी कर चुका हूँ। तुम देखना, जयंत कुमार ने कड़वे स्वर में कहा। डाबर बागले हरामीपंती करके रहेंगे। अब मैं उनकी कोई भी नाजायज बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। तुम दोनों यहीं रहना, बाहर मत निकलना। मैं फोन पर बात करके आता हूँ। तभी बेल बजी। तीनों ने एक दूसरे को देखा। सन्नाटा सा खिंच गया वहाँ। होठ भींचकर जयंत कुमार ने रिवॉल्वर हाथ में ली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान ने हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी। बेल पुनः बज उठी। रिवॉल्वर थामे जयंत कुमार ने सावधानी से दरवाजा खोला। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गई। मन ही मन सतर्क हो गया। सामने खुराना खड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तुम? जयंत कुमार के होठों से निकला। तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? मेरे आदमी रात से ही तुम लोगों के पीछे थे, खुराना ने शांत स्वर में कहा। ओह! जयंत कुमार ने बाहर निगाह मारी तो खुराना के कमांडो नजर आए, जिन्होंने मकान को घेर रखा था। बारात भी साथ लाए हो? खुराना हाथ से जयंत को एक तरफ करके भीतर आ गया। जयंत ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। फिर दरवाजा बंद करने लगा कि 2 कमांडो भीतर आए। जयंत को पीछे हटाकर दरवाजा बंद किया और रिवॉल्वर निकालकर खड़े हो गए। इसके साथ ही उन्होंने जयंत के हाथ से रिवॉल्वर लेकर कमरे के कोने की तरफ उछाल दी। मौत भरी खामोशी कमरे में छा गई थी। देवराज चौहान की सर्द निगाहें खुराना पर जा टिकी। रिवॉल्वर उसके हाथ में थमी थी। एकाएक खुराना मुस्कुराया, परंतु देवराज चौहान उसी अंदाज में खुराना को देखता रहा। हेलो देवराज चौहान, खुराना ने मुस्कुराकर कहा। मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने आ गया। देवराज चौहान की मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। बाहर मेरे कमांडोज फैले हैं, उनके पास गने भी हैं। उन्हें मेरी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं, बस उन्हें इतना मालूम होना चाहिए कि यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। देवराज चौहान ने कमरे में मौजूद दोनों कमांडोज पर निगाह मारी। तो फिर? शंकर नाग कड़वे सुर में बोला। इन 2 को भीतर लाने की क्या जरूरत थी? खुराना ने गर्दन घुमाकर सख्त निगाहों से शंकर नाग को देखा। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। खुद को बहादुर दर्शाते हो और 10 गनमैनों को अगल बगल लेकर चलते हो। शंकर नाग ने कड़वे स्वर में कहा। इन 2 को तुम इसलिए भीतर लेकर आए हो कि अगर यहाँ कोई गड़बड़ हो तो ये तुम्हें बचा सके। खुराना का चेहरा सुलग उठा। बहुत बोलता है तू। खुराना के होठों से गुर्राहट निकली। तुझे बता रहा हूँ कि तू कितना बहादुर है। अगर तेरी तरह 10-15 गनमैन मैं भी लेकर घूमना शुरू कर दूं तो मैं भी तेरी तरह बहादुर बन जाऊंगा। शंकर नाग का स्वर सुनकर खुराना और भी गुर्राया। वाह! जयंत ने व्यंग भरे स्वर में कहा। इस बारे में तो मैंने भी नहीं सोचा था।
मैं कल से ही 5-7 गनमैन लेकर घूमना शुरू कर दूंगा और किसी बड़े दादी की सरपरस्ती हासिल कर लूंगा। खुराना के होठों से गुर्राहट निकली और उसके हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी, जिसका रुख शंकर नाग की तरफ था। सुलग रहा था उसका चेहरा। होठों से वहशत से भरे शब्द निकले। क्या नाम है तेरा? शंकर नाग के चेहरे का रंग फक पड़ गया। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसकी बात पर खुराना मरने मारने को उतारू हो जाएगा। अपनी तरफ रिवॉल्वर तनी पाकर उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। उसे लगा खामखा ही मुसीबत गले पड़ गई है। नाम बता अपना। कुछ करने से पहले मैं तेरे बारे में जानना चाहता हूँ। शंकर नाग के होठों से कोई शब्द ना निकला। सुना नहीं तूने? एकाएक देवराज चौहान सर्द लहजे में कह उठा। यह तेरा नाम पूछ रहा है। शंकर नाग ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर देवराज चौहान को देखा। बता दे, नाम बता दे। देवराज चौहान का स्वर बेहद ठंडा था। शंकर नाग। शंकर नाग, कहाँ का है तू? क्या करता है? अजमेर का हूँ। शंकर नाग जल्दी से बोला। चोरी वगैरह करता हूँ। चोरी वगैरह? खुराना कहर से बोला। यानी कि तेरी कोई हैसियत नहीं है और खुराना के मुंह लगता है। मुझे बताता है कि मैं क्या हूँ। कहने के साथ ही खुराना ने रिवॉल्वर सीधी की। ठीक उसी समय देवराज चौहान ने चीते की तरह छलांग लगाई और खुराना के बदन पर रिवॉल्वर सटाते हुए दरिंदगी भरे स्वर में गुर्राया। बस खुराना, अपनी रिवॉल्वर पर काबू रखना। खुराना जैसा का तैसा रह गया। तुमने शंकर नाग से एक बात और नहीं पूछी? देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा। क्या? यह कि वह इस समय किसके साथ है, किसका साथी है? खुराना के चेहरे पर खतरनाक भाव विराजमान थे। शंकर नाग इस समय देवराज चौहान का साथी है खुराना, और जब तक देवराज चौहान का साथी रहता है तब तक देवराज चौहान उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेता है। फिर तुम शंकर नाग को किस बलबूते पर मेरे सामने ही शूट करने जा रहे थे? इस दौरान कमरे में मौजूद दोनों कमांडो सतर्कता से दाएं बाएं फैल गए थे। उनके हाथ में रिवॉल्वरें थमी थी और चेहरे पर मरने मारने वाले भाव थे। वे देवराज चौहान को शूट करने का मौका तलाश कर रहे थे और देवराज चौहान उनकी पोजीशन के मुताबिक खुराना को साथ लिए घूमता जा रहा था कि अगर वे उसे शूट करने की चेष्टा करें तो गोली खुराना को ही लगे। यही वजह थी कि अभी तक वे देवराज चौहान पर फायर नहीं कर सके थे। रात की बात अलग थी खुराना। उस समय मुद्दा सोने का था, हालात जुदा थे। तूने क्या सोचा कि हर बार ही तू देवराज चौहान के सामने से दनाता हुआ निकल जाएगा? बहुत घमंड हो गया है तुझे अपने कमांडोज पर। उन्हें गन्ने थमाकर तू क्या समझने लगा कि तेरे मुकाबले पर आने वाला कोई रहा ही नहीं? खुराना के होठों से गुर्राहट निकली। बुला अपने कमांडोज को और कह तुझे बचा ले। खुराना कुछ नहीं बोला। देवराज चौहान ने हाथ आगे बढ़ाकर खुराना के हाथ से रिवॉल्वर ली और वापस अपनी जेब में ठूंस ली। खुराना इस समय इनकार करने की स्थिति में नहीं था। देवराज चौहान के हाथ में दबी रिवॉल्वर की नाल बराबर उसकी कमर से सटी थी। अपने इन दोनों आदमियों से कहो कि रिवॉल्वरें जेब में डालें और दीवार के पास पहुंचकर दीवार की तरफ मुंह करके हाथ ऊपर उठाकर खड़े हो जाए और उसके बाद गर्दन भी ना हिलाएं। खुराना ने दांत भींचकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल का दबाव बढ़ाया। जैसा देवराज चौहान ने कहा है वैसा ही करो। उसी मुद्रा में खड़ा खुराना बोला। खुराना के आदेश का फौरन पालन हुआ। दोनों कमांडोज ने रिवॉल्वरें जेब में डाली और दीवार के पास पहुंचकर दीवार की तरफ मुंह करते हुए बाहें ऊपर उठाकर खड़े हो गए। उसी पल जैन ने आगे बढ़कर कोने में पड़ी अपनी रिवॉल्वर उठा ली। खुराना, देवराज चौहान उसी स्वर में कह रहा था, रात को तू चाहता तो मुझे गोलियों से भून सकता था, परंतु तूने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं भी तुझे छोड़ता हूँ। अब अगर इसके बाद तूने कोई गलत हरकत की तो जान बख्शी नहीं होगी। बाहर मौजूद कमांडोज को भूल जा, वे तुझे नहीं बचा सकेंगे। सुना? सुना। खुराना के होठों से भिजे शब्द निकले। देवराज चौहान ने उसके शरीर से रिवॉल्वर हटाई और जेब में रखकर सिगरेट सुलगाई। शंकर नाग की जान में जान आई। खुराना कहर भरी निगाहों से देवराज चौहान को देख रहा था। अपना थोबड़ा ठीक कर खुराना। एकाएक देवराज चौहान गुर्राया। खुराना अपने चेहरे को सामान्य करने की चेष्टा करने लगा। एक ही डंडे से सबको हाँकता है, ना समझ इंसान, जयंत ने व्यंग से कहा। खुराना ने जहर भरी निगाहों से उसे देखा। जगमोहन कैसा है? देवराज चौहान ने पूछा। अच्छा है। खुराना अब अपने क्रोध पर काबू पाता जा रहा था। अभी तक कैद में है? हाँ। देवराज चौहान के जबड़ों में कसाव आ गया। क्यों?
इरादा नहीं है डाबर वागले का जगमोहन को छोड़ने का, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। सोना वापस पाकर भी उसने अपनी जुबान पूरी नहीं की। मैं सोना तुमने डाबर वागले के हवाले कर दिया ना खुराना? मैं इसी सिलसिले में बात करने यहाँ आया था। खुराना का स्वर गंभीर हो गया। क्या? जो वैन मैंने तुमसे ली थी उसमें सोना नहीं था। देवराज चौहान चौंका। अगले ही पल उसके चेहरे पर कहर के भाव फैलते चले गए। पल भर के लिए जयंत का मुंह खुला का खुला रह गया। शंकर नाग के होठों से हड़बड़ाया सा स्वर निकला। झूठ बोलता है ये, सोना वैन में ही था। तो सोना वैन में नहीं था खुराना? देवराज चौहान कहर भरे स्वर में बोला। नहीं, वह बिल्कुल खाली थी। तुमने खोला वैन को? हाँ, मैंने गोली से ताला उड़ाकर वैन को खोला था। तब डाबर वागले सामने थे। खुराना, सोना तुमने निकाला है? खुराना चौंका। पल भर के लिए उसकी आंखें फट गई। मैंने? शांत रहने वाले खुराना की आवाज़ भी तेज हो गई। हाँ, मुझसे वैन छीनने से लेकर डाबर वागले के बीच पहुंचने में तुम्हें जो समय मिला, उस दौरान तुमने सोना कहीं ठिकाने लगाकर खाली वैन डाबर वागले के सामने पेश कर दी। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर गहरीले स्वर में कहा। खुराना ने खुद को अचानक ही बिल्कुल शांत कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ देवराज चौहान, वैन में सोना था ही नहीं। नहीं था तो समझो तुमने उसे गायब किया है खुराना। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। खुराना एकाएक मुस्कुराया। मेरे साथ 8 कमांडोज और थे, मैं अकेला नहीं था तब। और अब तुम यह भी कह सकते हो कि 8 कमांडोज को मैं अपने साथ मिला सकता था। मिला भी लिया होगा, परंतु कल रात उन 8 कमांडोज में 3 कमांडो डाबर वागले के बेहद खास खतरनाक गनमैन थे, जो उन दोनों के साथ ही सुरक्षा के नाते चिपके रहते हैं। और उन गनमैनों के सामने मैं कोई भी गलत हरकत करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि बात डाबर वागले तक फौरन पहुंचती। फिर वैसे भी मैं बेईमानी करने के मूड में नहीं था। यह सारा काम बेहद ईमानदारी के साथ कर रहा था। वैन में वास्तव में सोना नहीं था। देवराज चौहान के दांत पिच गए। लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ, वैन में सोना था। 70 करोड़ का सोना था। करो साबित? खुराना गंभीर था। तुमने कल कहा कि मंदिर में होने वाली सारी घटनाएं तुमने देखी। देखी तो वहाँ जो भी हुआ सब कुछ तुमने देखा लगभग। तो फिर मेरी बात सुनो। अभी साबित हो जाएगा कि मैटाडोर में 70 करोड़ का सोना मौजूद था जब तुमने वैन मुझसे लेकर उस पर कब्जा किया। देवराज चौहान सख्त स्वर में कहे जा रहा था। कविता देसाई नाइट रेस्टोरेंट से जब वैन ले उड़ी तो उसमें सोना मौजूद था। बोलो। हाँ, खुराना ने सिर हिलाया। कविता देसाई सोने को सीधे रात वाले मंदिर में ले गई और मंदिर के पिछवाड़े पेड़ों के झुरमुट में वैन खड़ी कर दी। जवाब तो खुराना। ठीक है, अब तुम क्या समझते हो कि कविता देसाई वहां वैन छिपाकर खुद ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए पुष्कर जी चली गई होगी? देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह रहा था। नहीं, खुराना बोला। कविता देसाई हर समय वैन के करीब रही होगी। वैन उसकी निगाहों में रही होगी। एक पल के लिए भी उसने निगाहों से ओझल नहीं होने दिया होगा वैन को, और किसी को वैन के करीब भी फटकने नहीं दिया होगा। हाँ, यानी कि सोने से भरी वैन पेड़ों के झुरमुट में खड़ी रही। कोई उसके पास नहीं आया। कविता उसकी निगरानी करती रही। ठीक है ना खुराना, मैंने गलत तो नहीं कहा? देवराज चौहान बोला। नहीं, ठीक कहा। और अगर कविता सोने के बॉक्स निकालना चाहती तो क्या वह वैन से निकाल सकती थी? नहीं, अकेले वह यह काम नहीं कर सकती थी। सोने की बॉक्स को तो अकेले इंसान का हिलाना भी कठिन है। और इस दौरान कविता देसाई अकेली थी, उसका कोई साथी नहीं था। खुराना ने सिर हिलाया। अब मैं आता हूँ इस तरफ कि सोने के पीछे कौन कौन था। देवराज चौहान अपने शब्दों को चबाते सख्त स्वर में कहे जा रहा था। पंचम खेड़ा, सुनील मजूमदार, शिखा मेहता, दौलत राम, मंदिर का पुजारी सिकंदरानाथ, शंकर नाग, यह जयंत, पठानिया और मैं। इनमें से खेड़ा, मजूमदार, पठानिया और दौलत राम सोने को हासिल करने की चेष्टा में जान से हाथ धो बैठे। मैं, शंकर नाग और जयंत सोने से भरी वैन ले जा रहे थे। तब तुमने ही कहा था कि कविता देसाई, शिखा वगैरह कार में हमारा पीछा कर रहे हैं। अगर उनमें से किसी के पास सोना होता तो वह हमारा पीछा न करते। इन सब रगड़ों से कब का किनारा कर गए होते। रही हमारी बात, तो जब तुम वैन को ले जाने की तैयारी में थे तो मैंने 20 करोड़ निकालने को कहा था। अगर वैन में सोना नहीं होता तो मैं यह क्यों कहता? वैन में सोना था, तभी तो मैंने 20 करोड़ निकालने के लिए कहा था।
कहते कहते देवराज चौहान ठिठका। खुराना की निगाहें देवराज चौहान पर थी। यानी कि जिन लोगों के मैंने नाम गिनाए उनमें से किसी ने वैन में से सोना नहीं निकाला। सोना उनके पास नहीं है। अब बचे तुम। मेरे से वैन लेकर तुम कहीं भी सोने को ठिकाने लगा सकते हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, खुराना ने गंभीर स्वर में कहा। यह तुम जानो, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे हवाले सोने से भरी वैन की थी, क्योंकि मेरी जानकारी में उसमें सोना था और तुम वैन मुझसे ले गए क्योंकि तुम्हें मालूम था कि वैन में सोना है। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। मैंने अपना काम पूरा किया और अब जगमोहन सही सलामत मेरे पास पहुंच जाना चाहिए। खुराना लंबी खामोशी के बाद बोला, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि सोना तुम्हारे पास नहीं है। तुमने सोना नहीं निकाला। मैंने सोने से भरी वैन तुम्हारे हवाले कर दी। और खुराना, तुम भी इस बात को अपने दिमाग में रखो कि जब तुमने मुझसे वैन ली थी तो यह सोचकर ली थी कि उसमें सोना भरा पड़ा है, या तो उसी समय खोलकर सोने को चेक कर लेते। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा, अब तुम सच कह रहे हो या झूठ, मुझे इस बात से कोई वास्ता नहीं। मैंने अपना काम पूरा किया। जगमोहन को मेरे हवाले कर दो। जगमोहन डाबर और वागले के कब्जे में है। जब तक उन्हें सोना नहीं मिलेगा वे जगमोहन को आज़ाद नहीं करेंगे। और सोना उन्हें मिला नहीं, वैन खाली थी, खुराना ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन मैंने सोने से भरी वैन ही तुम्हारे हवाले की थी। अवश्य की होगी, परंतु खोलने पर वैन खाली मिली, उसमें सोना नहीं था। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो सोने से भरी वैन तुम्हारे हवाले की थी और तुमने भी सोने से भरी वैन ही मुझसे ली थी। कह दो मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम दोनों गलतफहमी के शिकार रहे। जब तुम वैन लेकर चले तो तुम्हारे ख्याल से वैन में सोना था, लेकिन वह खाली थी। मैंने भी उसी भ्रम में वैन तुमसे छीन ली कि उसमें सोना है, जबकि सोना तब ही वैन से कोई निकाल चुका था जब वैन मंदिर के पीछे पेड़ों के झुरमुट में खड़ी थी। और मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तब भी वैन से सोना कोई नहीं निकाल सकता। सोना अपने आप तो गायब होने से रहा, किसी ने तो वैन से निकाला ही है। और निकालने के लिए सबसे बढ़िया मौका और समय वही था जब वैन मंदिर के पिछवाड़े खड़ी थी। देवराज चौहान होठ भींचे खुराना को देखता रहा। अब क्या कहते हो? देवराज चौहान को खामोश पाकर खुराना बोला, अगर तुम वैन मुझसे न लेते तो वैन में सोना होने या न होने की जिम्मेदारी मेरी होती, परंतु वैन तुम्हारे ले जाने के कारण मेरी जिम्मेदारी उसी समय खत्म हो गई थी। मैंने सोने से भरी वैन ही तुम्हारे हवाले की थी, बेशक वह तब खाली रही हो। इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। मुझे हर हाल में जगमोहन वापस चाहिए। खुराना ने हौले से सिर हिलाया। तुम्हारी जगह मैं होता तो इन हालात में मैं भी यही कहता देवराज चौहान। तो जाकर डाबर वागले को यह बात समझाओ। वे सिर्फ सोने की भाषा समझते हैं। मेरे पास एक और ऐसी भाषा है जिसे वे दोनों आसानी से समझ लेंगे। देवराज चौहान ने क्रूरता से कहा, झगड़ा करोगे? जगमोहन को वापस पाने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखता हूँ। डाबर वागले तुम्हें अपने सामने देखना चाहते हैं। मैं इसलिए यहाँ आया था, परंतु तुम्हें साथ ले जाने का मेरा कोई इरादा नहीं, क्योंकि मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। सोना तुम्हारे पास है ही नहीं, इस बात को तो मुझे पूरा विश्वास है, खुराना ने शांत लहजे में कहा। लेकिन अगर तुम जगमोहन को वापस पाना चाहते हो तो ढूंढ कर सोना तुम्हें डाबर वागले के हवाले करना ही होगा। देवराज चौहान के चेहरे पर कहर के भाव नाच उठे। खुराना, एक काम मैं एक बार ही करता हूँ, दूसरी बार नहीं, और एक बार मैं काम कर चुका हूँ। सोने से भरी वैन तुम्हारे हवाले कर चुका हूँ। इस काम की दूसरी बार मुझसे आशा मत रखो। बदले में मुझे जगमोहन चाहिए, जो कि पहले ही तय हो चुका था। अगर जगमोहन को सीधी तरह मेरे हवाले नहीं किया गया तो जगमोहन की वसूली मैं अपने ढंग से करूँगा। स्वर में खूंखारता भर आई थी। ऐसी ही बात है तो हमारी जल्दी ही मुलाकात होगी, स्थिर लहजा था खुराना का। अवश्य होगी, देवराज चौहान ने उसी अंदाज में कहते हुए उसकी आंखों में झांका। खुराना एकाएक मुस्कुराया। चलता हूँ, कहने के साथ ही खुराना पलटा और अपने दोनों आदमियों को आने का इशारा करते हुए दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकल गया। उसके दोनों कमांडो भी बाहर निकल गए। शंकर नाग आगे बढ़ा और दरवाजे की आड़ लेकर बाहर झांकने लगा। आधे मिनट बाद पलटा। क्या देख रहे हो? जैन ने पूछा। खुराना गया कि नहीं, कहीं मोर्चा न ले रहा हो, लेकिन चला गया। जैन तो शंकर नाग की निगाहें देवराज चौहान पर जा टिकी। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे।
यह सोने का क्या चक्कर है? खुराना क्या कह रहा था? जयंत कुमार बोला। देवराज चौहान ने होंठ भींचकर जयंत को देखा। खुराना ठीक कह रहा था, सोना डाबर बागले के हाथ नहीं लगा, वैन खाली थी। खुराना गलत कहता भी हो सकता है सोना उसने पार कर लिया हो। नहीं, सच झूठ इंसान के चेहरे से पहचाना जा सकता है, देवराज चौहान ने विश्वास भरे स्वर में कहा। खुराना सच कह रहा था, सोना उनके हाथ नहीं लगा। जयंत अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। तो फिर सोना कौन ले गया? शंकर नाग कह उठा। यह तो बहुत ही पेचीदा सवाल है कि सोना कौन ले गया, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, जबकि कोई भी वैन से सोना निकालने की स्थिति में नहीं था। जो सोना पाना चाहते थे उनमें से आधे मर चुके हैं और आधे अभी भी सोने को पाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। लेकिन सोना किसी ने तो वैन से निकाला ही है। हाँ, इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती। देवराज चौहान के होठों पर एकाएक मुस्कान उभरी। और जो भी वैन से सोना निकाल ले जाता वह फील्ड में न होता, कब का दूर खिसक चुका होता। मतलब कि जो सोने के पीछे थे उनके किसी के पास सोना नहीं है। तुम्हारी बात गलत भी हो सकती है देवराज चौहान। देवराज चौहान ने उसे देखा। ऐसा भी हो सकता है कि सोना इन्हीं लोगों में से किसी ने निकाला हो और खुद को सुरक्षित या शक के दायरे से बाहर रखने के लिए अभी दिखावे के लिए भागादौड़ी कर रहे हों। देवराज चौहान के मुस्कुराते होठ सिकुड़ से गए। क्यों, मैंने गलत कह दिया? शंकर नाग की निगाहें देवराज चौहान के चेहरे पर टिकी थी। तुमने गलत नहीं कहा शंकर नाग, परंतु तुम्हारी बात को मैं सिर्फ 5% ही सच हुआ मान सकता हूँ। आसानी से यह बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरती कि जिसके पास 70 करोड़ का सोना हो वह सोने को कहीं यूं ही छोड़कर दिखावे के लिए इधर उधर भटक रहा हो। फिर भी इस बात को दिमाग में रखना चाहिए। देवराज चौहान का स्वर शांत गंभीर था। सवाल यह पैदा होता है कि अब क्या किया जाए। ना तो सोना हाथ आया और ना ही जगमोहन। सोने के बारे में तो मैं खास गारंटी नहीं लेता, परंतु जगमोहन वापस आएगा, देवराज चौहान ने दांत भींचकर सख्त स्वर में कहा। बहुत जल्दी आएगा। कैसे? डाबर बागले उसे मेरे हवाले करेंगे, नहीं तो मैं वसूल करूंगा जगमोहन को उनसे। तुम वसूल करोगे? इससे तो जगमोहन की जान को खतरा भी पैदा हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, परंतु यह रिस्क तो अब उठाना ही होगा। और अगर मुझे यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया तो डाबर बागले जिंदा नहीं बचेंगे। एकाएक देवराज चौहान आदमखोर वहशी नजर आने लगा। डाबर बागले से सीधी तौर पर मैं जितना दब सकता था, जो बात जहाँ तक जायज़ थी मैंने सब मानी, परंतु अब मेरी ही चलेगी। जो मैं चाहूँगा वही होगा। जगमोहन को मेरे हवाले नहीं किया गया तो समझो डाबर बागले का सिंहासन चकनाचूर हो गया। शंकर नाग और जयंत देवराज चौहान का चेहरा देखते रह गए। तो क्या करोगे अब? अभी तो मैं फ़ोन पर डाबर बागले से बात करने जा रहा हूँ, देखता हूँ वे क्या कहते हैं। और सोना, सोने के बारे में क्या करोगे? अभी मेरा दिमाग सोने के बारे में नहीं सोच रहा। जो भी ले उड़ा है जाहिर है उसे ढूंढ पाना आसान नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि वैन का सोना गायब हो चुका है और हम सब आपस में लड़ रहे थे। फिर भी सोने को ढूंढने की चेष्टा अवश्य की जाएगी, लेकिन पहले जगमोहन को डाबर बागले की कैद से निकालना है। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर क्रूरता भरे स्वर में कह उठा। जयंत और शंकर नाग कुछ नहीं बोले। मैं डाबर बागले को फ़ोन करके आता हूँ। देवराज चौहान दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे की चौखट पर ही हवलदार सुखराम चौबे से उसका टकराव हुआ। तुम बाहर जा रहे हो? मैं तो तुमसे मिलने ही जा रहा था। देवराज चौहान ने उसकी बाँह पकड़ी और उसे भीतर धकेल दिया। चौबे लड़खड़ाता हुआ गिरते गिरते संभल कर भीतर जाकर रुका। जयंत, इसे समझा देना, कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकलता चला गया। हेलो, देवराज चौहान के कानों से स्वर टकराया। रिसीवर पर देवराज चौहान की उंगलियां सख्ती से लिपट गई। वह इस समय केमिस्ट शॉप पर लगे पब्लिक बूथ से बोल रहा था। मुझे डाबर से बात करनी है। आप कौन हैं? देवराज चौहान। पल भर खामोशी के बाद आवाज़ पुनः आई। आप 10 मिनट बाद फ़ोन कीजिए, कहकर रिसीवर रख दिया गया। देवराज चौहान ने रिसीवर रखा और दुकान से 2 कदम हटकर सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा। चेहरे पर गंभीरता के भाव नाच रहे थे। डाबर बागले को सोना नहीं मिला था, इसलिए वह जगमोहन को नहीं छोड़ने वाले, जबकि उसने खुराना के हवाले बंद वैन में सोना कर दिया था, इसलिए उसे हर हाल में जगमोहन वापस मिल जाना चाहिए था। सिगरेट समाप्त करके उसने पुनः फ़ोन किया। लाइन मिली। रिसीवर उठाने वाला वही व्यक्ति था। देवराज चौहान से बात करने के पश्चात उसने आगे लाइन मिला दी।
उसकी बात डाबर से हुई। हेलो डाबर। हेलो, कैसे हो देवराज चौहान? डाबर का स्वर शांत था। खुराना मेरे से सोना ले गया था, वह तुम्हें मिल गया होगा। देवराज चौहान के स्वर में ठहराव था। और शायद तुमने अब तक जगमोहन को आज़ाद भी कर दिया होगा। देवराज चौहान, ना तो अब तक हमें सोना मिला है और ना ही जगमोहन को हमने छोड़ा है। सोना नहीं मिला? नहीं, खुराना जो वैन ले गया है वह सोने से भरी हुई थी, 70 करोड़ के सोने से। जब वैन को खोला गया तो उसमें कुछ भी नहीं था, वह खाली थी। लेकिन खुराना मुझसे सोने से भरी वैन ले गया था, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। वैन खाली थी। डाबर का स्वर शांत था। देवराज चौहान का चेहरा सुर्ख हो गया। खुराना ने रास्ते में सोना निकालकर कहीं रख दिया होगा और खाली वैन तुम्हारे हवाले कर दी होगी। खुराना ने ऐसा नहीं किया और ना ही कर सकता था। किया होता तो हमें मालूम हो जाता। 70 करोड़ की दौलत ईमान खराब करने के लिए बहुत होती है। तुम जो समझाना चाहते हो वह गलत है। डाबर, देवराज चौहान के होठों से फुफकार निकली। हाँ, खुराना ने तुम्हें वैन लाकर कहा कि इसमें 70 करोड़ का सोना है। कहा था। यह भी कहा था कि वैन उसने ज़बरदस्ती मुझसे छीनी है। हाँ, यही कहा था। यानी कि तुम्हारे भेजे नुमाइंदे ने मुझसे 70 करोड़ के सोने से भरी वैन ली थी। उसके बाद उसके बीच में से सोना निकलता है कि नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। उसे मुझसे वैन लेनी नहीं चाहिए थी। ली तो सोना चेक कर लेना चाहिए था। देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। यानी मैं 70 करोड़ का सोना दे चुका हूँ और तुम्हारी तरफ से खुराना सोना ले चुका है। उसके बाद सोने का क्या हुआ मैं नहीं जानता। अब वायदे के मुताबिक जगमोहन को आज़ाद कर दो। उसे रखने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। हमें सोना नहीं मिला। डाबर का शांत स्वर उसके कानों से टकराया। सोना नहीं मिला तो फिर जगमोहन को आज़ाद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर तुम जगमोहन को वापस पाना चाहते हो तो एक बार फिर सोने को पाने की चेष्टा में जुट जाओ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ? देवराज चौहान गुर्राया। जवाब में कोई स्वर नहीं आया। डाबर, एक चीज का सौदा एक बार होता है और सौदा एक बार हो चुका है। जगमोहन की आज़ादी की कीमत मैं खुराना को दे चुका हूँ। जगमोहन को मेरे हवाले करो। बेहतर होगा कि तुम यह पता लगाओ कि सोना किसने लिया है। उससे सोना लेकर हमें दो और जगमोहन को वापस लो। यही सबसे बढ़िया रास्ता है। मैं एक काम को किसी के लिए 2 बार नहीं करता। देवराज चौहान गुर्राया। देवराज चौहान, बोलते जाओ। किसी को ज़्यादा देर कैद रखने की हमारी आदत नहीं। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। तो तुम मुझे जगमोहन को मारने की धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं समझा रहा था। डाबर, तुम जगमोहन की जान लेकर दिखाओ। देवराज चौहान ज्वालामुखी की तरह दहक उठा। यह तो हमारे लिए मामूली काम है। डाबर का स्वर शांत था। तुम्हारी और वागले की जान लेना मेरे लिए उससे भी ज़्यादा मामूली बात है डाबर। जगमोहन की जान लेने से ज़्यादा तुम्हें अपनी जान प्यारी होगी, है ना डाबर? अपनी जान किसी प्यारी नहीं होती। सबका नाम मत लो, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अगर तुमने जगमोहन की उंगली भी तोड़ी तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। देवराज चौहान खूंखार चीते की भांति गुर्रा रहा था। जगमोहन को छोड़ दो डाबर, इसी में तुम सबका भला है, नहीं तो जंग में जाने क्या हो जाएगा। तुम तो बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हो देवराज चौहान। डाबर का लहजा सर्द हो गया। क्या मैं तुम्हें इन बातों के काबिल नहीं लगता? देवराज चौहान ने भिजे दांतों से कहा। इस बारे में मैंने अभी सोचा नहीं। जगमोहन को छोड़ रहे हो? सोना हमारे हवाले करके जगमोहन को तुम वापस ले सकते हो। सोना तुम लोगों के हवाले कर चुका हूँ। तुम्हारा आदमी लेकर गया था। अब अगर तुम लोगों को नहीं मिला तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जगमोहन को देते हो या नहीं? सोना देकर जगमोहन को ले जाओ। यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, स्थिर स्वर था डाबर का। बेहतर होता आप वागले से एक बार बात कर लेते। देवराज चौहान का स्वर तीखा हो गया। मैं ज़रूरत नहीं समझता। देवराज चौहान का चेहरा आग के गोले की तरह धधक उठा। तो सुनो डाबर, तुम्हारा अभी तक 70 करोड़ का नुकसान हुआ है। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा, जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जुर्म की सारी लंका को तहस नहस कर दूं तो कैसा लगेगा तुम्हें? बर्दाश्त कर लोगे? तुम करोगे ऐसा देवराज चौहान? हाँ, अगर तुमने जगमोहन को आज़ाद न किया तो। जगमोहन को तो सोना पाए बिना छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर समझो, जो मैंने कहा है वह मैं करने जा रहा हूँ। यानी कि तुम हमारे धंधों को तबाह। मैं तुम लोगों का सब कुछ खत्म कर दूंगा
और उसके बाद तुम दोनों को। मुझे और वागले को? हाँ, डाबर हंसा। पहली बार हंसा वह। ठीक है देवराज चौहान, मानी तुम्हारी बात, चुनौती स्वीकार है तुम्हारी। तो अब देखो डाबर, मैं इस बात को कब से लागू समझूं? डाबर की आवाज़ पुनः शांत हो गई। आज शाम से। शाम को क्या करोगे देवराज चौहान? तुम लोगों के नुकसान पर नुकसान, तुम्हारे आदमियों का खात्मा, कदम कदम पर तबाही होगी। जब तुम नज़ारा अपनी आंखों से देखोगे तो मेरे शब्दों के असर का तुम्हें एहसास होगा डाबर। मुझे डरा रहे हो? अब तो हकीकत तुम्हारे सामने आ ही जाएगी, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। परंतु तुम यह बता दो कि यह लड़ाई मर्दों की तरह लड़ना चाहते हो या नामर्दों की तरह? जवां मर्द ही लड़ते हैं देवराज चौहान। तो फिर जंग के दौरान तुम लोग अपना क्रोध जगमोहन पर नहीं उतारोगे? वायदा रहा, जगमोहन सलामत रहेगा तब तक जब तक कि तुम जंग में मर नहीं जाते। तुम्हारी मौत के पश्चात ही जगमोहन को खत्म किया जाएगा। वायदे पर टिके रहते हो या फिरने की आदत है तुम्हारी? चिंता मत करो, कहने के बाद मैं पीछे नहीं हटता। डाबर के स्वर में भिजा अंदाज था। देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। आंखें अंगारे की तरह सुलग रही थी। चेहरा चट्टान की भांति कठोर हो चुका था। रिसीवर रखने के पश्चात से ही उसे गोला बारूद के धमाकों के फटने का आभास होने लगा था, जो कि जल्दी ही शुरू होने वाले थे। देवराज चौहान खून खराबा नहीं चाहता था, परंतु डाबर चाहता था, और जगमोहन को वापस पाने के लिए यह करना जरूरी हो गया था। कविता देसाई, सिकंदरानाथ और शिखा मेहता 2 कमरों वाले छोटे से मकान में मौजूद थे, जो कि सिकंदरानाथ के पुजारी दोस्त का मकान था। एक कमरे में 2 चारपाइयाँ थीं, जिन पर शिखा और कविता ने नींद ली। सिकंदरानाथ फर्श पर चादर बिछाकर सोया। 9 बजे उनकी आंख खुली। सिकंदरानाथ ने वहां मौजूद स्टोव पर चाय बनाई। तीनों स्टील के गिलासों में चाय पीने लगे। वे चुप चुप से थे। बात सिकंदरानाथ ने ही शुरू की थी। मुझे तो समझ नहीं आता कि वैन खाली कैसे हो गई। सोना कौन ले गया? वास्तव में है तो हैरानी की बात, कविता ने चाय का घूंट भरकर अजीब से लहजे में कहा। पेड़ों के बीच खड़ी कर रखी वैन पर मेरी निगाह हरदम रही, और जब मेरी नहीं रही तो सिकंदरानाथ की अवश्य रही होगी। और फिर सोने से लदे 12 भारी बक्सों को वैन से निकाल ले जाना खेल नहीं था। ऊपर से दरवाजे पर मोटा मजबूत ताला लटका हुआ था। ऐसे में सोना कौन ले जा सकता है? कोई कुछ नहीं बोला। कविता ने सिकंदरानाथ को देखा। उस ताले की दूसरी चाबी तो रही होगी? नहीं, उस ताले की बरसों से एक ही चाबी थी, सिकंदरानाथ ने कहा। मैंने जब वैन को खाली पाया तो मैं खुद हक्की बक्की रह गई थी। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया, लेकिन विश्वास करना पड़ा। कविता गहरी सांस लेकर बोली। मैंने पूछा था सोना कौन ले जा सकता है? सिकंदरानाथ ने पुनः कहा। कविता चाय का घूंट लेकर सोच भरी निगाहों से सिकंदरानाथ को देखने लगी। शिखा खामोशी से चारपाई पर अधलेटी सी चाय के घूंट भरे जा रही थी। तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। वैन सामने होते हुए भी भीतर मौजूद 70 करोड़ का सोना गायब हो गया। इससे बड़ी हैरत की बात और क्या हो सकती है? ऐसे में यह कैसे कहा जा सकता है कि फला आदमी सोना ले गया, जबकि यह भी विश्वास न हो कि वैन में से सोना गायब हुआ है? यह तो कोई जवाब नहीं हुआ। तुम भी तो वहीं थे। था। तुम इतना ही बता दो कि इस तरह वैन में से कोई सोना निकाल कर ले जा सकता है? नहीं। तो फिर मैं कैसे बता दूं कि कौन ले गया है? सिकंदरानाथ कोई जवाब नहीं दे सका। कविता ने शिखा को देखा। तुम खामोश क्यों हो? सोच रही हूं कि सोना कौन ले जा सकता है इस तरह। अभी नतीजे पर नहीं पहुंच सकोगी। कोशिश करने में क्या हर्ज है? कर लो। क्षण भर रुककर चाय का घूंट भरकर शिखा ने कहा। पठानिया, दौलतराम, खेड़ा और मजूमदार तो मर चुके हैं। हाँ, और हम तीनों यहाँ हैं ही। ठीक। देवराज चौहान, शंकर नाग और जयंत कुमार यह सोचकर वैन ले उड़े कि वैन में सोना मौजूद है। फिर रास्ते में खुराना ने उनसे वैन ले ली। यही हुआ था। यानी कि सब इसी ख्याल में थे कि 70 करोड़ का सोना वैन में मौजूद है। इसका मतलब कि इन लोगों में से किसी ने भी वैन में से सोना नहीं उड़ाया। शिखा ने दोनों को देखा। कविता और सिकंदरानाथ को शिखा की बात सही लगी। बात तो तुमने सही कही है शिखा। अब जरा यह सोचो कि इन सब के अलावा सोने की फिराक में और कौन था? मिनट भर के लिए उनके बीच चुप्पी रही। और कौन हो सकता है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। कविता बोली। मेरी निगाह में भी ऐसा और कोई नहीं है जिसकी तरफ ध्यान दिया जाए, परंतु कोई तो है ही
कि जिसने 70 करोड़ के सोने पर हाथ साफ किया है, शिखा ने कहा। सिकंदरानाथ ने कविता को देखा। मैं 2 दिन लगातार अजमेर गया। उस दौरान तुम मंदिर से दूर तो नहीं गई? पागल हो गए हो तुम? 70 करोड़ के सोने को छोड़कर मैं जाऊंगी कहीं? तीनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। सोना कौन ले गया, कैसे ले गया, यह मुद्दा तो खासा रहस्य बन गया है। इससे बड़ी हैरानी की बात और क्या हो सकती है कि सामने खड़ी तालाबंद वैन के भीतर से 70 करोड़ का सोना निकालकर कोई ले गया और हम आखिरी पल तक यही समझते रहे कि सोना वैन के भीतर ही मौजूद है। जो ले गया है उसे करामाती इंसान होना चाहिए। अगर मैंने वैन खोलकर भीतर मौजूद बक्सों को न देखा होता तो मैंने यही कहना था कि मैं नाइट रेस्टोरेंट से गलत वैन ले उड़ी। वैन में सोना था ही नहीं, परंतु सोना था। मैंने अपनी आंखों से बक्सों को देखा था। हाँ, मैंने भी देखा था। सिकंदरानाथ ने सिर हिलाया। अब तुम लोगों का विचार क्या करने का है? शिखा ने दोनों को देखा। 70 करोड़ के सोने का सवाल है, कविता दांत भींचकर बोली। कम से कम मैं तो चैन से बैठने वाली नहीं। मतलब कि जिसने सोना गायब किया है उसे तलाश करोगी? शिखा ने सिर हिलाया। तलाश ही नहीं करूंगी, बल्कि पूरा का पूरा सोना वसूल करूंगी, कविता ने दृढ़ स्वर में कहा। तुम वसूल करोगी, हम नहीं? सिकंदरानाथ ने उसे घूरा। मैंने किसी को रोका नहीं। जो इस काम के साथ रहना चाहता है रह ले। हम तीनों इस काम के साथ हैं और बराबर के हिस्सेदार हैं। यह तो और भी अच्छा है। तीनों मिलकर इस काम को हम अच्छी तरह अंजाम दे सकेंगे। कविता मुस्कुराई। लेकिन सोना ले जाने वाले को हम तलाश कैसे करेंगे? सिकंदरानाथ बेचैनी से बोला। हाँ, सबसे अहम बात, अहम सवाल यही है। सोचो, हम तीनों को सोचना है इस बारे में। अब हमें यह नहीं सोचना और जानना कि 70 करोड़ का सोना वैन से कैसे निकल गया। हमें सिर्फ यह सोचना है कि वैन से सोना ले जाने वाला कौन शख्स हो सकता है। कौन हो सकता है? सिकंदरानाथ ने शिखा को देखा। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? है तो दिमाग दौड़ाओ। दोस्तों, सब घटनाएं आपके सामने हो रही हैं। घटनाओं से जितने आप वाकिफ हैं इतना ही मैं। इस उपन्यास का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि मैटाडोर वैन से 70 करोड़ का सोना कौन निकाल ले गया है, जबकि वैन लगभग हर पल किसी न किसी की निगाहों में रही। वैन के दरवाजे पर ताला लटका था। उसकी एक ही चाबी थी, जो कि हर समय कविता देसाई के पास रही, और ठीक ठीक बंद ताले को जब खोला गया तो वैन में सोना नहीं था। 70 करोड़ का सोना वैन से कौन निकाल ले गया, यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो निशानेबाज में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।